हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 27 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको स्कीम से रिलेटेड है। तो इसमें आज बहुत सारी न्यूज़ है, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल है, इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज़ है और साइंस एंड टेक से भी न्यूज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो पहला आपका हेडलाइन है वो स्कीम से रिलेटेड है। इसमें जो आपको पीएम है उन्होंने लॉन्च किया आपको वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कहाँ से? बिहार से। तो ये आपका किस तरह का स्कीम है? वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। इसको बहुत डिटेल में आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन आपका इंडिया आस्क नाटो लीडर्स टू एक्सरसाइज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी इन पब्लिक स्टेटमेंट। तो ये आपका हेडलाइन ये नाटो लीडर्स को लेके है कि तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में देख लेते हैं कि नाटो जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये अप्रैल में बना था 1949 में, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। जो कोल्ड वॉर चल रहा था आपका सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, उसके बाद जो आपको ये इसको बनाया गया था 1949 में। इसमें अभी टोटल अगर मेंबर देखा जाए तो 32 मेंबर्स हैं। जो रिसेंट मेंबर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेंट मेंबर किसने आपको नाटो को ज्वाइन किया था, तो रिसेंट मेंबर में आपका स्वीडन ने ज्वाइन किया था 2024 में। बट इसके अलावा फिनलैंड भी आप लोग याद रखना कि फिनलैंड भी इसका मेंबर है। 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया था और 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन किया था। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाटो का, आर्टिकल 5 है, जो कि आपको इसके अंदर ये मेंशन है कि जो भी नाटो का मेंबर है, अगर 32 मेंबर है, उसमें से एक भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि जो टोटल 32 मेंबर है उन पर अटैक हुआ है। और वो जो 32 के 32 मेंबर है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो जो भी इनके ऊपर अटैक करेगा उसके खिलाफ जो है ये लोग सैंक्शन भी लगाते हैं। सो ये आपको आर्टिकल 5 याद रखना कि नाटो का बहुत ये जो इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट है। 32 मेंबर हैं और इस्टेब्लिश्ड आपको 1949 में हुआ था। और इसके अलावा आपको कौन कौन से कंट्री हैं, जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन आपने रिसेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज द 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फॉर द फार्मर्स ऑफ फ्लड एंड रेन अफेक्टेड एरिया। तो जो रेन आपको काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट है उस बार फ्लड वगैरह आया हुआ, तो इसके बाद जो काफ़ी लॉस हुआ पंजाब में, अगर आपने देखा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ आपको। इन सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए जो है इसमें आपको इंस्टॉलमेंट जो प्रोवाइड कराने की बात की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसके बारे में देख लेते हैं। लॉन्च कब हुआ था? तो 2018 में आया हुआ था ये। इसमें आपको एनुअली 6,000 रुपये जो वो दिया जाता है, 6,000 रुपीज़ दिया जाता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है आपको 2-2 हज़ार जो है वो दिया जाता है। ठीक है। इसमें अब ये किस तरह का स्कीम है? ये एग्जाम में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो दो तरह का स्कीम आता है आपको, एक तो सेंट्रल सेक्टर होता है, दूसरा आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें 100% जो है वो सेंटर पैसा देता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट पैसा देती है। और जो आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें आपको स्टेट प्लस सेंटर दोनों जो है वो 50 या तो 40 का रेशियो होता है या 40-60 का होता है, या फिर आपको 50-50 का रेशियो किसी तरह से होता है, बट उसमें स्टेट का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। बट ये आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये आपको किस तरह का स्कीम है? तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 100% जो है सेंटर की तरफ से दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एट यूएन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ आपको यूएसए में जो है आपको यूनाइटेड नेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रहा है। ठीक है, उसमें आपको टेररिज्म को काउंटर करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो स्पोर्ट्स सेक्शन से है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो है आपको रात में मैच था, जिसमें आपको इंडिया ने क्या किया, आपको श्रीलंका को डिफीट किया। वैसे मैच तो आपको टाई हो गया था, बट सुपर ओवर करवाने के बाद इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट किया। और ये मैच कहाँ पे हो रहा है? आपका दुबई में हो रहा है। यहाँ पे हिंदी में भी हेडलाइन है, अगर आपको हिंदी में देखना तो वीडियो पॉज करके आप हेडलाइन देख सकते हो। सबसे पहला न्यूज़ जो वो प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने वाला, ठीक है, उड़ीसा में होने वाला है, झारसुगुड़ा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसको वो आपको चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट है इसमें कितना आपको 1,700 करोड़ का है। रिसेंट स्टेट में अगर कुछ भी स्कीम वगैरह आता है ना, या फिर आपको वहाँ पे कुछ लॉन्च किया जाता है तो वो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन वहाँ से। ये आपको याद रखना कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है कहाँ पे कौन से स्टेट में चलाने की बात की गई है, जिसका वर्थ आपको 1,700 करोड़ है, तो उड़ीसा में चलाने की बात की है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 8 IITs बनाने की भी बात की गई है, उसको डिटेल में मैं कवर करवाऊंगी। यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस और लॉन्च किया जाएगा BSNL स्वदेशी 4G स्टैक। तो ये दोनों याद रखना आपको कि कौन से स्टेट में किया गया, भारत एक्सप्रेस और ये लॉन्च BSNL स्वदेशी 4G स्टैक, तो दोनों उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान हेल्ड अ मीटिंग्स टू विद द डिप्टी PM ऑफ
रशियन डिमिट्री पेट्रोसेव, ठीक है। सो इन्होंने विजिट किया अभी जो रसिया के जो आपका डिप्टी पीएम है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, आपको पर्सनैलिटी न्यूज़ करके पूछा जा सकता है कि अगर रिसेंट विजिट अगर रहता है ना, तो किसी भी पर्सनैलिटी का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि रिसेंटली आपको रसिया के जो है डिप्टी पीएम आए हुए थे, इनका नाम क्या था। तो डिमिट्री पेट्रोसेव है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली आए हुए थे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात किया गया। इसमें आपको टॉपिक क्या क्या कौन कौन से एरिया पे डिस्कशन किया गया, तो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आपको अगर पता है तो फूड समिट आपका चल रहा है, वर्ल्ड फूड समिट न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने विजिट किया हुआ था न्यू दिल्ली में। तो इन पर इन्होंने बात किया गया फार्मर को किस तरह से जो उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, कंज्यूमर को किस तरह से हेल्प होना चाहिए, और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है वो खासकर एग्रीकल्चर में कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये इंडिया और रसिया के बीच में टॉक हुआ है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको वो कोल मिनिस्ट्री को लेके। सो इन्होंने अनाउंस किया परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड, ठीक है। सो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको किस मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड जो है वो आपको अनाउंस किया। तो कोल मिनिस्ट्री ने किया, जिसमें आपको 1.03 लाख रुपीज़ जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स को कोल इंडिया में देने की बात की गई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो स्टैटिक में आपको याद रखना है कि जो आपका टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है। सो अगर आप पहले देखोगे तो पहले आपका उड़ीसा था, बट कुछ परसेंटेज से आपको झारखंड वापस से लीड कर रहा है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद उड़ीसा में होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी होता है, आपको मध्य प्रदेश में भी होता है, और जो तमिलनाडु का जो नेवली वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी होता है। और कुछ एरियाज है जैसे कि आपको बोकारो है, झरिया है, ठीक है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब एरिया जो है कि आपको कोरबा छत्तीसगढ़ में, तो ये सब कोल के लिए फेमस है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो है प्रेसिडेंट जो आपको उन्होंने कंफर्म किया नेशनल जियो साइंस अवार्ड। तो ये अवार्ड 2024 का अवार्ड है जो कि अभी दिया जाएगा। तो आज 27 है, तो आज ही के दिन ही ये अवार्ड दिया जाएगा। तो जब अवार्ड दिया जाएगा तो उसके बाद पता चला किनको किनको मिला। तो अभी बस ये आपको याद रखना है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिया किसने, तो प्रेसिडेंट देंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन में आपको कल्चरल इवेंट होने वाला है, कहाँ पे होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। तो अभी इतने के लिए अभी इतना चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो ये रसिया से रिलेटेड है। सो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस दैट द रसिया विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोज फ्यूल न्यूक्लियर पावर सिस्टम। तो वर्ल्ड का पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके के पर्सपेक्टिव से। तो पहला आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का पहला क्लोज फ्यूल न्यूक्लियर पावर सिस्टम रिसेंटली आपको बनाया गया, किस कंट्री ने बनाया, तो रसिया ने बनाया। ये आपको सिस्टम बना नहीं है, आपको तैयार हो जाएगा 2030 तक। बट इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, तो क्योंकि इसका अगर बन रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आपका लॉजिक होगा। तो इसमें आपको रीयूज़ किया जाएगा 90% जो स्पेंट फ्यूल है टू कट द वेस्ट एंड रिड्यूस द यूरेनियम डिमांड। ये सस्टेनेबल तरीके से जो आपको फ्यूल प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था फ्यूल का, उसको वापस रीयूज किया जाएगा, जिसमें 95% रीयूज़ हो जाएगा। और जो आपका यूरेनियम पे डिपेंडेंसी है, जो कि यूरेनियम जो है आपको वो भी लिमिटेड स्टॉक में है, तो उसकी डिपेंडेंसी भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। और ये 2030 तक जो है वो उसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, जो क्लोज फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर जो सिस्टम है। इसमें इन्होंने इन्वाइट किया कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट वगैरह जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला कंट्री बनेगा जो कि इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिस्टम विद द क्लोज फ्यूल साइकिल। 2030 तक इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, यहाँ पे पर्सनैलिटी रिलेटेड न्यूज़ है आपको। सो इनका जो है बर्थडे था, ठीक है, किनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और ये आपको कुछ फेवरेट पर्सनैलिटी सोशल रिफॉर्मर का, जो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल से करते थे। और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको अगर सोसाइटी में देखा जाए, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो कुछ इनके वर्क है जो कि हम लोग देख लेते हैं। सो विडो रिमैरिज एक्ट जो आपको 1856 में आया था, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस एक्ट को पास करवाने में। इसके अलावा वुमेन्स एजुकेशन पे बहुत सारे इन्होंने जो है वो काम कर रखा है। इन्होंने अराउंड 35 स्कूल खोले थे, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए। और जो इनका अगर अर्ली टाइम पीरियड में देखा जाए तो ये आपको जो है वो संस्कृत को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो वर्क रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपको डिपार्टमेंट, इसमें आपको संस्कृत डिपार्टमेंट था, उन्होंने उसके ये हेड रहे थे फोर्ट विलियम में। इसके अलावा ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए। इनका एक बुक बहुत फेमस है, बोर्नो पोरिचे। तो ये आपको ये याद रखना, बंगाली में लिखा हुआ है बोर्नो पोरिचे। तो पूछा जा सकता है कि वो, क्योंकि ऐसे कुछ जो हिडन फैक्ट्स होते हैं ना, जो कि आपको एग्जाम में आ जाते हैं, तो लगता है कि कहाँ से आया हुआ, बट ये अगर न्यूज़ में है चीज़ें तो आपको क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, MiG-21 फाइटर जेट्स टू रिटायर टुडे आफ्टर 63 ईयर्स इन सर्विस। सो जो आपको MiG-21 फाइटर जेट है उसको रिटायर किया गया, उसको फेयरवेल दिया जाएगा, कहाँ पे, चंडीगढ़ में दिया जाएगा। सो एंड द 60 ईयर सर्विस, तो आपको अराउंड 60 ईयर सर्विस आपको MiG-21 ने दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो चीफ गेस्ट हैं उसमें, जो आपको रिटायरमेंट जहाँ पे होगा।
और इसके अलावा जो आपको इंडियन एयरफोर्स है वो भी आपको रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा MiG-21 के बारे में देख लेते हैं। ये आपको किस तरह का जो आपको जेट फाइटर है, तो ये आपको ये जो है आपका सुपरसोनिक जेट फाइटर है, एयरक्राफ्ट है, जिसको डेवलप किसने किया था, तो सोवियत यूनियन। रसिया अगर ऑप्शन में हो तो रसिया टिक करना, अगर सोवियत यूनियन और रसिया दोनों हो तो आप सोवियत यूनियन टिक करना, क्योंकि जब इस टाइम पे आपको दिया गया था इंडिया को 1963 में, तो ये सोवियत यूनियन ही बोला गया था, उसको रसिया नहीं बोला जाता था उस टाइम पे। तो ये सुपरसोनिक है। ये स्टेटमेंट में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह का आपका ये, तो सुपरसोनिक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। डेवलप्ड इसको किसने किया था, सोवियत यूनियन ने। इंडिया को दिया गया था आपको 1963 में, ठीक है। ये इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी थी, और अगर देखा जाए ओवरऑल तो सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड जेट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड है। तो सेकेंड नंबर पे ये जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला MiG-21 है। इसके अलावा इंडिया में भी इसको जो है वो इसको जो किसके तहत बनाया गया था, तो HAL जो है इसमें काम कर रहा था। सो MiG-21 आपको याद रखना रिटायरमेंट हो चुका है, और ये किस तरह का है, सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है। ये आपको इमेज दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। सो अगर आपको पता है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन आपको होने वाला है संडे को। सो बिफोर दैट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका ये टूर्नामेंट चल रहा है, आपका एशिया कप चल रहा है, वो कौन से नंबर का एडिशन है, क्योंकि एग्जाम में आपको एडिशन भी पूछ दिया जाता है कि अभी रिसेंटली आपको एशिया कप हुआ था, तो ये कौन से नंबर का एडिशन था। तो ये 17 नंबर का एडिशन है। इसमें एक और जो है वो आपको यूनिक चीज़ हो रहा है। सो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि फाइनल में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, ठीक है। इससे पहले एशिया कप जो भी जितने भी एशिया कप हुए अभी 17 नंबर का है, तो 17 में से आपको ऐसा कोई बार ऐसा नहीं हुआ कि जिस बार आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में हुआ, ठीक है। उससे पहले अगर हुआ है, ठीक है, तो फाइनल में पहले बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। और ये जो आपका टूर्नामेंट चल कहाँ पे रहा, तो दुबई में चला है। तो 3 चीज़ें याद रखना आप। तो एक तो पहला कि एडिशन कौन सा है, 17 नंबर का, 17 नंबर का है, हो कहाँ पे रहा, तो दुबई में हो रहा है। फाइनल किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैड 3 कंटेनर लोड सप्लायर्स टू रिलीफ मटेरियल रीच अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में अगर आपको पता है तो रिसेंटली बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हुआ था, तो जिसकी वजह से बहुत सारा लॉसेस हुआ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है वो जो क्राइसिस वगैरह आया हुआ था, उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ। सो इंडिया ने आपको जो है वो सपोर्ट और जो मदद का जो है वो हाथ बढ़ाया है। सो यहाँ पे 3 कंटेनर भेजा गया है, और यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें भेजा गया उनको। तो फूड आइटम्स, वाटर प्योरीफायर्स, प्रोटीन पाउडर, टीन सीट, स्लीपिंग बैग्स, ये सब चीज़ें उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती है जो कि आपको चाहिए, जैसे कि मेडिसिन, जो आपको मेडिकल सप्लाइज़ है, ये सब चीज़ें भेजेगी, ब्लैंकेट वगैरह। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको अफगानिस्तान में जो भेजा गया सामान, उसमें रूट कौन सा यूज़ किया गया, तो चाहवार पोर्ट जो है उसको यूज़ किया गया है। और ये पोर्ट आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आपको याद रखना, ये पोर्ट है कहाँ पे, तो ईरान में। क्योंकि पहले जब अफगानिस्तान जाना होता था तो हमें पाकिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान के थ्रू जाना होता था, तो जो कि आपको अगर जब भी पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन ख़राब होता था तो वो एक्सेस नहीं करने दिया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी लॉस होता था। बट ये चाहवार पोर्ट जो है ये आपको एक्टिव हो चुका है, तो इसी के थ्रू आपको अफगानिस्तान जो है वो चीज़ें भेजा गया। तो जो ये चाहवार पोर्ट है ये इंडिया के मदद से ही डेवलप किया गया ईरान में। तो इसमें इंडिया का 10 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये पोर्ट जो है वो कहाँ पे आपको, सिस्तान प्रोविंस है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, जहाँ ईरान का प्रोविंस है, जहाँ पे इसको डेवलप किया गया। ये डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ ओमान और द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बीच में ही है। और ये जो पोर्ट है आपको ये काउंटर करने के लिए भी बनाया गया। चाइना का जो आपको हेजेमनी बढ़ते जा रहा था पाकिस्तान में, और जो आपको पोर्ट को यूज़ किया जा रहा था, जिसमें आपको कराची पोर्ट को, या फिर आप एक और पोर्ट है जो कि आप लोग मुझे बताना कि कौन सा पोर्ट है जिसको जो चाइना ने डेवलप किया था, ठीक है। ग्वादर पोर्ट है, मैं नाम बता देती हूँ, ये पाकिस्तान में डेवलप किया गया था। इसी को एनकाउंटर करने के लिए चाहवार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था, ताकि यहाँ से इंडिया ईजिली एक्सेस कर सके अफगानिस्तान वाले एरिया को, और अगर सेंट्रल एशिया जाना होता है तो। नेक्स्ट जो हेडलाइन है ये आपका है, ये ऑलरेडी आप मैंने बता दिया, हिंदी में भी लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हो, 3 कंटेनर भेजा गया है। अब ये योजना जो आप लोगों ने हेडलाइन में देखा है, सो ये स्कीम जो लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये कौन से स्टेट के लिए लॉन्च किया गया, तो बिहार के लिए लॉन्च किया गया। इसमें आपको कितना जो फंड देने की बात की गई, 7,500 करोड़ देने की बात की गई है। और इसमें आपको बेनिफिट जो है कितने महिलाओं को मिलेगा, 75 लाख जो है महिलाओं को बेनिफिट मिलने की बात की गई है। इनिशियली जो ग्रांट है इसमें आपको कितना दिया जाएगा, तो ये आपको 10,000 पर वुमेन दिया जाएगा, तो 10,000 आपको पर महिला जो है वो इसमें देने की बात की गई है। और ये इसको फैसिलिटी किस तरह से जाएगा आपको, ये जनधन सिस्टम जो है, ठीक है, जनधन योजना जो आपका बनाया गया था, और जनधन अकाउंट जो होता है उसके थ्रू ये पैसा आपको पहुँचाया जाएगा।
और ये जो महिलाएं हैं आपको इनको रोज़गार में मदद मिलेगा, स्टार्टअप वगैरह जो करना चाहती हैं, ठीक है, जो अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कवर ग्रॉसरी, इसमें आप क्या क्या चीज़ को कवर किया जाएगा, स्कोप क्या क्या है, जो किसको किसको इसमें मदद मिल सकती है। सो ग्रॉसरी, यूटेंसिल्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयज़, स्टेशनरी, लाइफ स्टॉक, हैंडीक्राफ्ट्स, टेलरिंग, वीविंग, अगर इस तरह का कोई स्मॉल जो आपको काम एक्टिविटीज़ करना चाहती है तो उनको ये जो पैसे दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, आजीविका निधि कोऑपरेटिव, इन सारी चीज़ों को भी कवर किया गया इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके तहत। एम क्या है आपको 3 करोड़ लखपति दीदीज नेशन वाइड बनाने की बात की गई है इसमें। ये आपको ये याद रखना, 1 वुमेन पर फैमिली इन बिहार, ये कॉन्सेप्ट है इनका। फाइनेंशियल एड अप टू कितना तक दिया जा सकता है, 2 लाख तक दिया जाता है। इनिशियली आपको 10,000 दिया जाएगा, लेकिन लिमिट कितना तक है इसमें, 2 लाख तक का लिमिट है। और ये आत्मनिर्भर बनाने के जो है वो प्रयास की जाएगी। ये अमाउंट वगैरह आप याद रखना कितना दिया जाएगा, कितना इसमें ट्रांसफ़र किया गया, तो 7,500 करोड़ दिया गया और 75 लाख वुमेन जो इसमें आपको बेनिफिशरी है जिनको मदद मिलने वाला। इनिशियल भी याद रखना आपको, क्योंकि डेटा में आपको स्टैटिक में आपको लगता है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बट अगर न्यूज़ में है तो आपको मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि डेटा भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनिशियली 10,000 दिया जाएगा, बट इसमें आपको लिमिट का कितना तक है, 2 लाख तक का है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है साइंड एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने आपको जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है WHO के साथ, और ये आपका सेकेंड जो है WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये इवेंट आपको दिसंबर में वैसे होने वाला है, 17 से 19 दिसंबर के बीच 2025 में होने वाला है, बट ये सेकेंड नंबर का समिट है और वो भी ग्लोबल लेवल का समिट है। तो समिट आपको, सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कोई भी सम्मेलन है तो आपको उठा के पूछ दिया जाता है कहाँ से कब होने वाला है, ये कहाँ पे हुआ था। तो सेकेंड नंबर का एडिशन याद रखना, WHO ने आपको जो है वो एग्रीमेंट किया किसके साथ, आयुष मिनिस्ट्री के साथ, और ये आपका न्यू दिल्ली में होने वाला दिसंबर, अभी टाइम है बट याद रखना आप लोग। और अभी आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष के कौन है, प्रताप राव जाधव। यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे कि आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धि हो गया, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की जाएगी। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, सेकेंड एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सो इंडिया और म्यांमार के बीच में आपका सेकेंड एनुअल डिफेंस डायलॉग जो है वो हुआ है, और ये जो आपको चेयर किसने किया, वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी है आपको, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं कौन, राजेश कुमार सिंह, और जो आपको म्यांमार के कौन है, मैजजेन कोयूक, ठीक है। इन्होंने आपको इनके बीच में डायलॉग हुआ है, और डिस्कशन का जो सेंटर था वो क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक था। सो ट्रेनिंग की बात की गई है कि दोनों तरफ जो है ट्रेनिंग जो है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाएगी, और पोस्ट अर्थक्वेक, जैसे अभी आपको अफगानिस्तान में आपने देखा अर्थक्वेक आया था, वैसे ही बहुत भयंकर सा अर्थक्वेक आपको म्यांमार में भी आया था। सो इसमें भी इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड किया था म्यांमार को, और किस ऑपरेशन के तहत किया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो याद रखना आप लोग, म्यांमार से रिलेटेड, जिसमें आपको अर्थक्वेक में जो है मदद प्रदान किया गया था। अब इंडिया जो और म्यांमार का जो रिलेशन है वो किस तरह से इम्प्रोवाइज़ किया गया, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया का, ठीक है, जिसके तहत म्यांमार को भी कवर किया जाता है, और नेबरहुड पॉलिसी है, ठीक है, इन दोनों के जो है वो तहत जो है म्यांमार को हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कालादान मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, कौन से कंट्री के साथ रिलेटेड है, तो म्यांमार के साथ है। इसमें आपको जो रूट है डेवलप करने की बात की गई थी इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के पीछे, तो तीनों कंट्री का भी याद रखना आप लोग। कालादान में आपको इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार है। इसके अलावा म्यांमार के साथ कौन कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चाइना अनाउंस के वीज़ा टू अट्रैक्ट द ग्लोबल टैलेंट। तो अगर आप लोगों ने रिसेंटली अगर देखा है तो यूएस बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है। इसके अलावा H1B वीज़ा था जिस पे उसने जो है बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक कर दिया, एप्लीकेशन फ़ी लगा दिया कि आप इतना डॉलर आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो यूएसए का पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि जो आपको बाहर से लोग हैं वहाँ तक ना पहुँचे, बट इस चीज़ को एनकाउंटर करते हुए चाइना इसका जो है फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने के वीज़ा स्टार्ट किया, जिसमें आपको जो खासकर यंग साइंटिस्ट वगैरह हैं आपको, ठीक है, और जो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड टैलेंट है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने के वीज़ा लॉन्च किया, जिसमें आपको जो भी ग्लोबल यंग साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे आपको विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट 8 लेन टनल इन राजस्थान। तो इंडिया का पहला 8 लेन जो टनल बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया, कौन से स्टेट में, तो राजस्थान में। तो वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर कहाँ पे बनाने की बात की गई है, तो साबरमती, गुजरात में। इंडिया टेस्ट फायर अग्नि प्राइम मिसाइल्स फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर।
सो ये आपको इंडिया ने टेस्ट किया है। सो ये एक और चीज़ देख लेते हैं, अग्नि प्राइम के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अग्नि प्राइम के बारे में दिया है। सो अग्नि प्राइम किसने बनाया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो DRDO ने बनाया हुआ है। अब अग्नि आपको अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे सीरीज़ है। तो सबसे पहला जो आपको आया था 1989 में आया था अग्नि, ठीक है। अब इसके डिफरेंट वर्जन है, जैसे अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, 3 है, 5 तक आ चुका है। 2012 में अग्नि 5 आया था। और जो अग्नि 6 है आपका, वो अंडर ट्रायल है, अभी वो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बट अग्नि प्राइम जो है वो कब आया था आपका, 2021 में आया हुआ था। इसका रेंज आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कितना रेंज है इसका, तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। 2 स्टेज है इसमें, ठीक है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल है आपको, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ये याद रखना आपको। रेंज आपको याद रखना है, जो कि आपको मोस्टली एग्जाम में स्टेटमेंट में गलत ही होता है, ठीक है। सो 2 स्टेज का, ये भी याद रखना आपको। और लॉन्च किसने डेवलप किया, तो DRDO ने। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपको, ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ा है आपको। इंडियाज़ फर्स्ट 8 लेन टनल इज बिंग बिल्ट इन विच स्टेट, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड बिहार। तो वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको, इसको मैंने कल कवर करवाया था। हु वॉज ऑनर विद द लिविंग ब्रिज अवार्ड इंडियाज़ UK FTA, तो किसको दिया गया इसमें, ऋषि सुनक, डेविड कैमरॉन, केयर स्टार्मर और टोनी ब्लेयर। लास्ट जो न्यूज़ आपका अगेन पर्सनैलिटी बेस्ड है। तो आज 27 सितंबर है और आज इनका विट्ठल भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी है। सो ये इनका जो बर्थ प्लेस है कहाँ पे, नाडियाड, जो कि गुजरात में है। और ये सबसे जो एल्डर ब्रदर थे किनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब यहाँ पे खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। सो ये इन्होंने आपको ही ज्वाइन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब ज्वाइन किया था, 1912 में, 1912 में किया था। और ये को फाउंडर माने, फाउंडर नहीं बोल रही मैं, को फाउंडर बोले जाते हैं ये स्वराज पार्टी के, जो कि आपको कब बना था, 1923 में बना था, जिसमें आपको मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है वो एसोसिएटेड थे। 1925 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पर लिख लेना। 1925 में ही बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले इंडियन बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बनते हैं किस चीज़ के, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। कौन सी ईयर में, 1925 में। और जो आपको लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हो, चाहे दलित राइट्स हो या एजुकेशन हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। और ये आपको हो सकता है स्टेटमेंट में पूछा जाए, ही ऑफन चैलेंज द गांधी स्ट्रेटेजी। तो ये गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी उसको उनके, क्योंकि जो गांधीयन फिलॉसफी था उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो है पार्लियामेंट ज्वाइन नहीं करना, हमें ब्रिटिश के खिलाफ होकर काम करना। बट इन्होंने जो है पार्लियामेंट, जैसे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू का आपका स्वराज पार्टी था, वो उन्होंने भी आपको लेजिस्लेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात की थी। सो ये गांधीयन फिलॉसफी के आपको अपोजिट थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिस्पाइट हिज पॉलिटिकल स्टेचर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अगर देखा जाए, खासकर पार्लियामेंट्री चीज़ों को लेके, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर देखा जाए इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1933 में हुई थी। और इन्होंने जो लेगेसी ऑफ करेज, इंटेलेक्ट और रिफॉर्मिस्ट जील जो है वो उन्होंने अपना जो है वो लेगेसी छोड़ के रखा है। सो ये आपको याद रखना, कौन सी ईयर में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट बने थे, तो 1925 में बने थे। तो ये आपका आज का न्यूज़ था, जिसमें पर्सनैलिटी से लेके आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, सारे न्यूज़, स्कीम वगैरह सब कवर हो गए। तो वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।